मेरा नाम लिखवा के नीचे साइन तुम करवा लेना, आधा आधा कर लेंगे दोनों। उनके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं तो ये करा लेंगे। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने कर ली थी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की डिस्कवरी कर रहे थे आई थिंक अपन। तो मैंने क्या बताया था कि जो जे थॉमसन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, उन्होंने चार्ज की डिस्कवरी नहीं की थी, उन्होंने केवल क्या बताया था हमें कि एक सबसे पहले तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। दूसरा उन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो दिया था इस एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद उन्होंने मास बताया था। अब ये जो चार्ज है ये किसने बताया था, ये बताया था हमें मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। तो कल हम वही पढ़ रहे थे जब लाइट चली गई थी शायद, है ना। तो थॉमसन एक्सपेरिमेंट, एक तो ये थॉमसन एक्सपेरिमेंट, चार्ज टू मास रेशियो उन्होंने दिया था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो कितना आ रहा था, 1.75 × 10⁻11 कुलाम पर केजी आ रहा था। ये एक सेटअप था, इसमें क्या था, एक एनोड थी, एक कैथोड थी, कैथोड से कुछ रेज निकल रही थी, उन रेज को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में से गुजारा जा रहा था। ZnS की एक सरफेस रख दी थी हमने, उस सरफेस के ऊपर जहाँ जहाँ हमें ब्राइट स्पॉट्स दिखाई दिए उन ब्राइट स्पॉट्स का एंगल निकाला गया। जब वो एंगल निकला उसी के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस हुई और उन कैलकुलेशंस से इलेक्ट्रॉन के चार्ज और उसके मास का रेशियो निकल गया था। कैलकुलेशंस पे हमें नहीं जाना है, मैंने कल भी बोला था, हमें केवल रेशियो याद रखना है। रेशियो क्या था, 1.75 × 10⁻11 कुलाम पर केजी। अब अपन आते हैं किस पे, इलेक्ट्रॉन के इस चार्ज पे, जो किसने बताया था, मिलिकन ने बताया था। फिर मिलिकन का बताया गया चार्ज थॉमसन ने इस फॉर्मूले में रख के क्या निकाल दिया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था। ठीक है, देखो ये लिख लिया था ना तुम लोगों ने कल। बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो ये एक सेटअप था। तो मैंने क्या बताया था, ये जो आपको ये एक सेटअप है, ये जो आपको प्लेट दिखाई दे रही है ये पॉजिटिवली चार्ज एक प्लेट है, ये जो प्लेट दिखाई दे रही है ये नेगेटिवली चार्ज एक प्लेट है। ये एटमाइजर है, इस एटमाइजर में क्या है, इस एटमाइजर में भरा हुआ है ऑयल, और जो ऑयल भरा हुआ है जब इस एटमाइजर को हम यूज में लेंगे, यहाँ पर इसको इंसर्ट किया गया है, इसको जब मैं पुश करूंगी प्रेस करूंगी तो यहाँ से ऑयल निकलेगा। ऑयल की साइज क्या होगी, ऑयल के जो पार्टिकल्स निकलेंगे उन पार्टिकल्स की साइज एक एटम के साइज के बराबर की होगी, मतलब इतना छोटा ड्रॉप निकलेगा। परफ्यूम वगैरह यूज करते हो तो जब हम स्प्रे करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, वो पार्टिकल्स तो एटम के साइज के आगे बहुत बड़े हैं, उससे भी एक छोटा पार्टिकल निकलेगा, एटम की साइज का पार्टिकल निकलेगा इस एटमाइजर से। ये एटमाइजर है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है और इसको जब मैं प्रेस करूंगी तो ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, जो पार्टिकल्स निकलेंगे, वो पार्टिकल की साइज होगी एक एटम जितनी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइट का सोर्स रखा गया है ताकि हम जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उन्हें प्रॉपरली देख पाए, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम प्रॉपरली उस चीज को ऑब्जर्व कर पाए, इसलिए लाइट का सोर्स रखा गया। कुछ व्यूइंग माइक्रोस्कोप्स रखे गए क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप वगैरह रखा गया। ये जो दोनों प्लेट्स थी उन दोनों प्लेट्स को एक बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया गया। हुआ क्या, कुछ एक्सरेज की रेडिएशन यहाँ पर छोड़ी गई, एक्सरे कुछ रेडिएशन यहाँ से छोड़ी गई है, और ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट में छोटा सा एक होल कर दिया गया है जिससे एटमाइजर से निकला हुआ ऑयल इस होल से होता हुआ नीचे आएगा। होगा क्या, एटमाइजर से निकला हुआ ऑयल जब इस होल से नीचे आएगा रेडिएशन से टकराएगा, रेडिएशंस में प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन उस ऑयल की ड्रॉप के ऊपर जाकर के स्टक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो उस ऑयल के ड्रॉप के ऊपर जाकर के स्टक हो जाएगा। उसी ऑयल की ड्रॉप को हम उठाएंगे और उसके ऊपर लगे हुए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट किया जाएगा। ये सेटअप था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का कि ऑयल ड्रॉप गिराई जाएगी, उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर एटम जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर के चिपक जाएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन चिपकेगा उसका हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट था, हमें बस ये सेटअप
ऐसा रेडी किया गया था और यही जो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ यही सारी चीजें हुई थी। कैलकुलेशंस हम इसमें भी नहीं देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से कैलकुलेट किया, किस तरीके से नहीं किया। बस जो मिलिकन थे उन्होंने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो किसी फिक्स वैल्यू के इंटरवल मल्टीपल में चलता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो एक फिक्स वैल्यू है और उस फिक्स वैल्यू के इंटरवल मल्टीपल में वो चार्ज चलता है। अब इंटरवल मल्टीपल बोले तो सिंपल है, इंटीजर्स, सिंपल इंटीजर्स के मल्टीपल में वो चार्ज चलता है। वो फिक्स्ड वैल्यू क्या है, वो फिक्स्ड वैल्यू ये रही 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो फिक्स्ड वैल्यू ये है। और उस फिक्स्ड वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसी एक इंटीजर से तो वो इंटीग्रल मल्टीपल एक फिक्स्ड वैल्यू का वो चार्ज है। तो हमने ये पूछा कि मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है, तो मिनिमम इंटीजर क्या होता है 1, तो n की जगह क्या रख दो 1, तो 1 रखा तो चार्ज कितना आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि ये जो फिक्स वैल्यू थी यही चार्ज आया। और हमें पता था मिनिमम इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हम 1 मानते हैं, तो इसलिए जो मिनिमम इंटीजर है उसको क्या माना गया 1 माना गया। और जो सबसे मिनिमम चार्ज आ सकता है वो मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितना आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आया। और हमें ये पता था कि ये चार्ज किसका आया है, इसे ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लिया गया। और हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए मिलिकन ने क्या लगा दिया इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दिया था कि ये जो भी चार्ज होगा वो किस में होगा माइनस में होगा। ठीक है, ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। इंटीजर यहाँ पे नेगेटिव नहीं ले रहे हैं हम, यहाँ पर पॉजिटिव ही लिया था, उन्होंने भी पॉजिटिव ही लिया था, हमको भी पॉजिटिव ही लेना है। वहाँ एन कुछ और है, यहाँ एन कुछ और है। देखो एन की वैल्यू अगर मैं ऐसे बताऊँ तो जैसे मैं शेल्स की बात करूँ तो वहाँ पर एन की वैल्यू कुछ और आती है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वहाँ एन की वैल्यू कुछ और आएगी। यहाँ पर एन की वैल्यू है इंटीजर, एक इंटीजर से है यहाँ पे एन की वैल्यू। क्लियर, कुछ भी नहीं है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया, उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कुछ भी नहीं था, एक एटमाइजर रखा गया जिससे कि एटम के साइज की एक ड्रॉप गिरी, उस ड्रॉप के ऊपर जाकर के इलेक्ट्रॉन चिपक गया और उसी ड्रॉप को ऑब्जर्व नहीं, थोड़ी ना एक इलेक्ट्रॉन चिपकेगा 2 इलेक्ट्रॉन चिपकेगा, हो सकता है 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चिपक जाए, पर एक फिक्स वैल्यू के इंटरवल मल्टीपल वैल्यूज आ रही थी। मतलब हम ये मान लेते हैं कि एक जो ऑयल ड्रॉप है उसके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन चिपका है, तो इस सिचुएशन में जो चार्ज निकल करके आएगा वो कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन चिपके थे तो जो चार्ज आ रहा था वो ट्वाइस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ रहा था। 3 इलेक्ट्रॉन चिपके थे तो थ्राइस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ रहा था। तो हमने ये देखा, मतलब हमने तो क्या मिलिकन ने ये देखा कि जो भी वैल्यू आ रही है ना इस फिक्स वैल्यू के मल्टीपल में आ रही है, तो सबसे मिनिमम इंटीजर क्या होगा 1 होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही चिपका होगा सबसे कम, तो आधा इलेक्ट्रॉन तो चिपक नहीं से रहा, तो इसलिए नेगेटिव जो एन की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं रखी गई है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो मिनिमम से मिनिमम चिपका ही होगा। तो इसलिए उस मिनिमम से मिनिमम एक इंटीजर की जो चार्ज की वैल्यू है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू है उसको क्या बताया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और हमें ये पता था कि चार्ज के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज है, वो जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए माइनस उन्होंने अलग से लगा दिया इस पे। ठीक है, लिखो, डायग्राम रहने देना, केवल ये लिख लो। आप तुम बताओ। हो गया। अब देखो यहाँ से क्या पता चल गया
इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जैसे ही चार्ज पता चला थॉमसन ने क्या लगाया, दिमाग, और थॉमसन ने बोला कि चार्ज और मास का रेशो तो मुझे पता है, मैंने ही बताया था। अब उसमें क्या रख देते हैं, चार्ज की वैल्यू रख देते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को हम एम से डिनोट करते हैं। इन्होंने रेशियो क्या बताया था, 1.7 क्या बताया था, 10⁻11 ये बताया था। क्या पता चल गया हमें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या कर सकते हैं हम, मास को उधर 1.75 को इधर, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10⁻−19 डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू मास। इसको जब कैलकुलेट किया गया तो मास कितना आया 9.1 इंटू 10⁻−31। देखो ये वैल्यू किस में थी, कूलाम पर केजी में, सॉरी ये तो कूलाम में ही थी, ये तो चार्ज ही तो है केवल, ये कूलाम में और ये कूलाम पर केजी में। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल, केजी ऊपर चला जाएगा, है ना। तो मास कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड दिस इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी लिख लो। इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है या प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन का, निखिल। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसका ज्यादा होता है, वैसे तो दोनों का सेम ही माना जाता है, पर हल्का सा ज्यादा होता है प्रोटॉन का। प्रोटॉन थोड़ा सा भारी होता है, प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन से। हो गया। तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने बताया, मिलिकन ने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने बताया, अगेन थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी खत्म हुई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी निकाल लिया हमने, इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल लिया हमने। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम किसकी डिस्कवरी करेंगे, प्रोटॉन की डिस्कवरी करेंगे। किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कैथोड रे ट्यूब से। उसी तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे होगी, एनोड रे ट्यूब से। जिस तरीके से कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई, उसी तरीके से एनोड रेस की डिस्कवरी हुई पहले। फिर जब एनोड रेस की डिस्कवरी हुई, उससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। कैथोड रेस से नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, एनोड रेस से पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है। हमेशा प्रोटॉन की डिस्कवरी में ना दो साइंटिस्ट का नाम चलता है, एक है गोल्डस्टीन और एक है रदरफोर्ड। जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने कैथोड रे ट्यूब को देख करके उसी का एक हम बोल सकते हैं कि उसी की नकल करके एनोड रे ट्यूब बनाई। कैथोड रे ट्यूब को देख करके उन्होंने एनोड रे ट्यूब बनाई और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कैथोड रेज होती है उसी तरीके से एनोड रेज भी होती है। फिर जब एनोड रेज का पता चला तो फिर रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एनोड रेज की हेल्प से किसकी डिस्कवरी की, प्रोटॉन की डिस्कवरी की। तो कई बार साइंटिस्ट के नेम्स में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों को माना जाता है प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए, पर जो श्रेय जाता है वो रदरफोर्ड को ही जाता है, क्योंकि पार्टिकल पे क्या चार्ज था क्या नहीं था, जो भी एट दी एंड जो भी चीज़ें थी वो रदरफोर्ड ने ही हमें बताई थी। एक बार एक क्लास 10th का एक स्टूडेंट था, तो मैं एक स्कूल में 11th-12th ही पढ़ाती थी। तो फिर जब 12th क्लास के एग्जाम्स हो गए तो उस दौरान मैं 10th की केमिस्ट्री मुझे दे दी गई कि आप केवल केमिस्ट्री का पोर्शन इनको करवा दो। तो मैं इनको पढ़ा रही थी, तो एक बच्चा मुझसे इस बात पे अड़ गया कि मैम प्रोटॉन की डिस्कवरी, मैंने कहा कि मैंने भाई उनको ट्रिक बताई कि ईंट पर नाच ऐसा होता है, तो ये आप लोग याद रखना कि इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने और क्या बचा, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं मैम रदरफोर्ड ने नहीं किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। मैंने कहा, फिर मैंने उसको पूरी थ्योरी समझाई, वो तब भी अड़ा ही रहा।
कि नहीं मैम गोल्डस्टीन ने किया है, रदरफोर्ड ने नहीं किया, रदरफोर्ड ने किया ही नहीं, मतलब इतनी बहसबाजी हुई। फिर उसने मुझे घर जा कर के एक स्क्रीनशॉट भेजा गूगल वगैरह करके कि किसने डिस्कवरी की है, जिसमें गोल्डस्टीन ही लिखा आ रहा था गूगल पे भी कि गोल्डस्टीन ने की है। फिर मैंने एक पूरी थ्योरी उसको जिस तरीके से पूरा जो एक बुक्स है मेरे पास पुरानी काफ़ी रखी है, तो उसमें बकायदा पूरा मेंशन्ड है कि किसने की थी, किसको क्या की थी। तो रदरफोर्ड को फाइनल जो क्रेडिट है वो रदरफोर्ड को जाता है। तो उसकी फ़ोटो मैंने उसको भेजी। तो कई बार होते हैं ऐसे, तो इसलिए मैं तुम लोगों को कंफर्म कर दूं, कहीं तुम लोग गूगल कर लो जा करके उसमें गोल्डस्टीन आ जाए। तो इसलिए मैंने पहले कैथोड रेस को कंपेयर किया है एनोड रेस से। पहले हम एनोड रेस को खोजेंगे जो कि गोल्डस्टीन ने खोजी थी। फिर उसके बाद गोल्डस्टीन ने जब एनोड रे को डिस्कवर किया तो उस एनोड रेस से प्रोटॉन की डिस्कवरी की किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया एनोड रेस। ये हमारे गोल्डस्टीन। ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? एनोड रेस की। जब कैथोड रेज डिस्कवर हुई कि भाई कैथोड और एनोड को एक 10,000 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, तो कैथोड से कुछ रेज निकल रही थी। उन्होंने सेम सेटअप किया, उन्होंने इस बार एनोड को प्रायोरिटाइज किया। तो जब एनोड को प्रायोरिटाइज किया गया, सेम सब कुछ सेम कि रेज आ रही है या नहीं आ रही है, इसको पता लगाने के लिए वो एक ऑपेक ऑब्जेक्ट रखना। सिंपल सी चीज़ है। जो टेस्ट ट्यूब हम ले रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, एक सिंपल सा मैं बना रही हूँ, ठीक है ना। इसे हम कैथोड बोल रहे थे, इसे हम एनोड बोल रहे थे, इसे हम एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे। ये नेगेटिव चार्ज कैथोड थी, ये पॉजिटिव चार्ज एनोड थी। ठीक है, जब हम CRT कैथोड रे ट्यूब्स पढ़ रहे थे तो जो इमिशन था रेस का वो इस तरफ से इस तरफ था। जब हम ART यानी कि एनोड रे ट्यूब्स पढ़ेंगे तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो इमिशन है रेस का वो एनोड की तरफ से भी होता है। जो इमिशन है वो एनोड की तरफ से भी होता है। ये भी कैसे पता लगाया गया? अगेन एक ऑपेक ऑब्जेक्ट रखा गया। एक ऑपेक ऑब्जेक्ट जब रखा तो उसकी जो शेडो थी वो इस डायरेक्शन में बनी, इस डायरेक्शन में बनी, तो हमें क्या पता चला कि जो रेज है वो एनोड की तरफ से निकल रही है। फिर उसके बाद ये जो रेज है ये कैथोड तक जा भी रही है या नहीं जा रही है, इसे पता लगाने के लिए इस बार कैथोड के अंदर छोटे छोटे होल्स किए गए, परफोरेटेड किया गया कैथोड को। फिर उसके पीछे क्या लगा दी गई? जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी गई। तो इस बार जो ब्राइट स्पॉट था वो हमें कैथोड के पीछे की साइड मिल गया। इसका मतलब जो रेज थी वो एनोड से कैथोड की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट मोशन के अंदर, एक स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर आ रही है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद अगेन क्या, अगर एनोड रे है तो जैसे कैथोड रे में कोई मास था, एनोड रे में भी कोई ना कोई मास होना चाहिए। तो जो मास होगा, कोई पार्टिकल होगा, उसको कोई मास होगा, तो मास होगा तो अगेन हम वो पेडुलर एक व्हील रखेंगे तो वो रोटेट कर जाएगी। तो फिर यहाँ पर एक वो व्हील रखी गई, तो वो क्या कर गई? इस डायरेक्शन में रोटेट कर गई। इसका मतलब जो एनोड रेज है उसमें भी क्या है? एक मास है। अब उसके ऊपर, अब यहाँ तक डिस्कवरी की थी किसने? गोल्डस्टीन ने केवल रेज डिस्कवर की थी। रदरफोर्ड ने जैसे ही एनोड रेज डिस्कवर हुई, ये जो आगे का प्रोसेस था पेंडुलर वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने वाला, ये सारा रदरफोर्ड ने किया। फिर ठीक है कि एक पेंडुलर व्हील रखा गया जिससे कि वो रोटेट कर गया। तो इसका मतलब इसमें भी एक मास है, एक पार्टिकल है और उसका कोई मास है। अब उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा है ये पता लगाने के लिए एक्सटर्नल फील्ड्स रखी गई, एक तरफ पॉजिटिव रॉड और एक तरफ नेगेटिव रॉड। जब इलेक्ट्रॉन था तो वो कौन सी वाली रॉड के ऊपर जा रहा था? पॉजिटिव रॉड के ऊपर जा रहा था। पॉजिटिव वाली रॉड ग्लो कर रही थी। ग्लो क्यों कर रही थी? क्योंकि हमने इसके ऊपर भी क्या लगा दिया था? जिंक सल्फाइड की पॉलिश कर दी थी। इस बार भी हमने दोनों पर पॉलिश की है। तो जो पार्टिकल था वो इस बार किस पे जाके टकराया? नेगेटिव रॉड पे, क्योंकि उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा था? खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ये एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे ट्यूब का। इसी से हमने एनोड रे ट्यूब बना ली। हमने तो क्या बनाई? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने बनाई थी।
तो जो पार्टिकल था वो इस बार किस पे स्ट्राइक हुआ, नेगेटिव रॉड के ऊपर। तो इससे क्या पता चला कि एनोड से जो रेज निकलती है उसमें जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और बहुत सिंपल सा था, जब कैथोड रेज डिस्कवर हुई, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो रदरफोर्ड जो थे उनके दिमाग में एक सवाल आया कि अगर किसी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी एटम में नेगेटिव चार्ज है तो अगर मैं उसको टच करूंगा तो करंट लगना चाहिए। सिंपल सी चीज है ना भाई, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन थोड़ा भी मूव करता है तो वहां पर करंट जनरेट होता है, हमने पढ़ा है फिजिक्स में। तो अगर नेगेटिव चार्ज है और वो रोटेट कर रहा है अपने शेल्स वगैरह में, ये तो थ्योरी है ही हमारी, तो उसको जब मैं टच करती हूँ तो फिर मुझे करंट क्यों नहीं लगता है। तब उन लोगों के दिमाग में ये चीज आई कि इसका मतलब नेगेटिव चार्ज अगर है तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज भी वहां पर अवेलेबल है जो उसको बैलेंस आउट कर रहा है, और हमें हर चीज को टच करने पर करंट नहीं लग रहा। अगर केवल इलेक्ट्रॉन ही होता, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन ही होता, इसमें भी सब में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इनमें भी सब में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो हम तो किसी चीज को टच ही नहीं कर पाते। हम टच करते तो हमको करंट लगता ना। तो इन सब के पास जो भी एटम्स है, इन एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही क्या है, प्रोटॉन्स है, जो इनको बैलेंस आउट कर रहे हैं, जिससे किसी भी चीज में स्पार्क नहीं, किसी भी चीज में हमें इलेक्ट्रिसिटी देखने को नहीं मिलती, या फिर वो न्यूट्रल है या फिर वो बैलेंस्ड है, हमें करंट वरंट नहीं लगता है। ये कहने का ये मतलब है। तो ये लिख लो। डॉक्टर डॉक्टर भी कैसे जाएंगे? कौन सा? अर्नस्ट अर्नस्ट गोल्डस्टोन, ERNEST। हो गया? जल्दी लिखो। इतना आराम आराम से कैसे लिखते हो तुम, जैसे कि ये दुनिया का लास्ट टॉपिक बचा हुआ आज। क्या नहीं बनाया? कोई बात नहीं, जैसे कैथोड रे है वैसे ही एनोड रे है, बस उसका थोड़ा सा उल्टा कर देना, रेज इस बार एनोड से निकाल देना, बस बाकी वही है सब कुछ। मैंने ही ऐड नहीं की स्लाइड्स एनोड रे के लिए। हाँ, हो गया? ये ऋतिक नहीं लिखने दे रहा क्या तुमको? मत सुनो, बह जाओगे भावनाओं में। इसीलिए ऐसे बह के बातें करते हैं कि
देखो क्या लिखा है, एनोड रेस जो थी, हेलो हेलो, एनोड रेस जो थी, एनोड रेस बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, भाई एनोड रेस है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज था, बीइंग पॉजिटिवली चार्ज द एनोड रेस बिहेव्स अपोजिट टू द कैथोड रेस, कैथोड रेस का जैसा बिहेवियर था उससे जस्ट अपोजिट बिहेवियर किसका था, एनोड रेस का था, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब उनको रखा गया तो उससे जस्ट अपोजिट बिहेवियर किसका था, एनोड रेस का था। तो लिखना चाहो तो लिख लो ये लाइन भी, याद रह जाएगा, सिंपल सी चीज है, कैथोड रेस के अपोजिट बिहेवियर एनोड रेस का, लिख लो, पर जो लिख रहे हैं उनको तो लिखने दो। वी आर इंटेलिजेंट, दे आर लेस इंटेलिजेंट, दे आर मोर इंटेलिजेंट। हाँ, क्योंकि अपन हवा में है कि हमको याद रहेगा, 2 दिन बाद में पूछूंगी ना तुमको कुछ याद नहीं रहेगा, 10 दिन बाद ही पूछूंगी, आज क्या डेट है, 15, 24 को पूछूंगी, 24 को, 10 दिन तो 24 को होंगे ना, 15, 16, 17, 18, कहाँ लिखा है, पीलर पे, अच्छा क्यों, क्या 20, 1 महीने में फिजिक्स सिखा देंगे, वी आर वेटिंग तमन्ना, फिर मुझे तमन्ना ही पड़ेगी फिजिक्स, मुझे कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं अपने फिजिक्स के। हाँ बेसिक्स है, हाँ 11th की हो गया। The anode rays were attracted towards the negative plate in the electric field. They traveled in the direction opposite to the cathode rays. जो anode rays थी वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, बेसिक डिफ्लेक्ट क्या सॉरी अट्रैक्ट हुई, नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई। लिख लो ये सारी चीजें, वैसे इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है तुमको। इसने कान क्यों बंद कर रखे हैं, ये कंसिडरिंग करता है रिस्पांसिबिलिटी, इसने अपनी लाइफ को चेंज किया, इसकी फैमिली बहुत अच्छा भी लगता है, वॉरियर्स नहीं मयंक इज नाइस एंड सिंसियर ऑल्सो, यस। इतना सम्मान चाहिए जैसे बात मेरे सामने तो किसी नहीं नहीं ये सिंसियर है सर, उसके कंपैरिजन में ये वो है, यश है बदमाश, वो आया नहीं आज। हाँ वो तो कह रहे हैं, ये जो बंदा है इसके बाद इसकी मदद इसकी मदद कैसे करती है, इसकी मदद चलिए अभी लास्ट 2 years प्रॉब्लम प्रोग्रेस है 36 की है, ये 2 मंथ इनको भी मैंने किया एलआईसी को छोड़कर और आगे स्क्रीन ही मैम मोटिवेशन तो तुम्हारे घर में है, मोटिवेशन तो तुम्हारे घर में है, तुमको किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। मैडम इतनी गवर्नमेंट फ्रीडम सर दिस इज नॉट फ्रीडम, दिस इज आवर हक। हो गया मेरे को मोटिवेशन मिल
क्या बोलते हैं? प्रोटोन। ई मतलब अंश नहीं है, ई मतलब युगन है, EUGEN, युगन गोल्डस्टीन। पर केवल गोल्डस्टीन भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई मारेगा नहीं तुमको। हम्म? लिखना पड़ेगा। नाम वाम नहीं आता है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज हमें पता होना चाहिए। कैथोड रे ट्यूब आ गई तो ये लिखोगे तो सही ना कि किसने डिस्कवर किया था। नाम नहीं नाम कभी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि किसने डिस्कवर किया था। पर अगर जैसे कैथोड रे ट्यूब आ गई तो उसमें हमको लिखना है अगर एग्जाम में, तो हम पूरा लिखेंगे ना किसने डिस्कवर की, कब डिस्कवर की, तो ये सारी चीजें। ठीक है, ये थे रदरफोर्ड। अब देखो, अब प्रोटोन हैज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमें पता चल गया था कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है उसके ऊपर एक यूनिट चार्ज है। इट इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय P प्लस। जैसे कि इलेक्ट्रॉन को E माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी तरीके से प्रोटोन को P प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स मास इज 1836 टाइम्स टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटोन का मास इतने टाइम्स ज्यादा है। प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से इतना ज्यादा है, हालांकि है बहुत कम। वही 1.6 इंटू 10⁻⁻27 वही मास है इसका, जो हमारे न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का दोनों को सेम ही माना जाता है, वही मास है इसका। पर -31 के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन के चार्ज में 9.1 इंटू 10⁻31 आता है ना, और प्रोटॉन के चार्ज में -27 आता है। अगर हम कंपेयर करें तो प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इतने टाइम्स ज्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं किया जाता है कभी भी एटम का मास बताने के लिए। हमेशा किसके मास को कंसिडर किया जाता है? प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को। ठीक है, तो लिख लो ये सारी। और इट कैरीज अ चार्ज, तो चार्ज ये कितना कैरी करता है? इतना ही चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन कैरी करता था, पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। एंड हैज अ मास ऑफ 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और इतना इसका मास है। इलेक्ट्रॉन का कितना था? 9.1 इंटू 10⁻31। ये मास इस मास से इतने टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, इमोशनल। मैडम भाई गांधी जयंती पे भी देंगे क्या ये? उस पे क्या बताएंगे कि गांधी जी के पास कपड़े नहीं थे और
डिस्टेंस पे रखा जाता था और फिर उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें वहाँ पर एडजस्ट करनी पड़ती थी। तो ये एक एग्जांपल हो गया। और जो दिवाली वगैरह में जो एलईडी लाइट्स वगैरह हम लगाते हैं ना, वो भी कैथोड रे का ही एक एग्जांपल है। ये भी वही वाली लाइट्स है। नहीं, बनाना नहीं है, यूज़ याद रख लेना, कैथोड रे का यूज़ आ जाता है। ठीक है, तो लिख लेना वो क्या बोलते हैं, डेकोरेटिव लाइट्स एंड टेलीविजन, CRT टेलीविजन, कैथोड रे टेलीविजन, CRT टेलीविजन। कैथोड यहाँ पर है ना, एक प्लेट लगी होती है लाइट्स में 2 पॉइंट्स होते हैं, वो कैथोड की तरह बिहेव करते हैं, वहां से रेज निकलती है, वो इमिट, उसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है। देखो अब इतनी तो मैंने भी लाइट को खोल के नहीं देखा, बट उसका एक एग्जांपल है। हाँ, होता होगा, हो सकता है। हाँ, तुम क्या बोल रहे थे? लिख लो, 2 एग्जांपल लिख लिए, CRT टेलीविजन और क्या, दैट इज गैस। ये मत, तुमको नहीं लिखनी है ये चीजें, इसमें कुछ गैसेस वगैरह भी यूज होती है। CRT टेलीविजन, कैथोड रे ट्यूब, CRT में कैथोड रे ट्यूब। आप देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? देखो सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को किसी ने पूछा ही नहीं। सबसे फेमस क्वेश्चन एक ये चलता है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इतनी आखिर में क्यों हुई? पहले इलेक्ट्रॉन की हुई, फिर प्रोटॉन की हुई, फिर न्यूट्रॉन की हुई, वो भी काफी टाइम बाद हुई। तो न्यूट्रॉन इतना लेट क्यों हो गया डिस्कवर होने में? तो सिंपल सी चीज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो इसलिए ना तो वो एनोड रे ट्यूब में आया, ना कहीं वो कैथोड रे ट्यूब में डिफ्लेक्ट हुआ, कहीं पर भी किसी भी रॉड पर आकर के चिपका, तो हमें पता नहीं चला। न्यूट्रॉन का कब पता चला? जब हमने एटम्स के मास कैलकुलेट किए। जब हमने हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट किया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसका मास भी क्या होता है 1। तो जब हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट किया गया, तो तब तक साइंटिस्ट को ये पता था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास होता है 9.1 × 10⁻31, और प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻27। तो प्रोटॉन के चार्ज को हम एक यूनिट मान लेते हैं, उसको 1 मान लिया जाता है, पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 0 मानते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम है। तो यानी कि कोई भी जो एटम होगा उसमें चार्ज जो होगा, कोई भी जो एटम होगा उसमें जो चार्ज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा। तो जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो जितने प्रोटॉन उतना उसका मास। तो हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ही प्रोटॉन है, इस वजह से इसका मास कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। पर फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोडियम का एटम उठाया, फिर पूछा कि भाई सोडियम का मास कितना आना चाहिए? तो सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 पे आना चाहिए। 11 पे आता है, तो इसका मास कितना आना चाहिए? 11 ही आना चाहिए ना, क्योंकि प्रोटॉन तो इसमें भी 11 ही है। पर जब मास कैलकुलेट किया गया तो कितना आया? 23 आया। तो साइंटिस्ट यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ आ गया उनका मामला। फिर उन्होंने कार्बन का कैलकुलेट किया कि चलो ठीक है, देखते हैं इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई होगी। कार्बन का जब कैलकुलेट किया तो कार्बन कितने पे आता है? 6 पे। इसका मास कितना आया? 12। इसका मास कितना आया? 12। मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इसका कार्बन अगर 6 है, एटॉमिक नंबर अगर 6 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका मतलब प्रोटॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है, इसका मतलब इसका मास कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। पर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो चलता है, 6 की जगह 6.1 आ जाता, 6.5 आ जाता, 11 की जगह 11.5 आ जाता, 11.6 आ जाता। पर ये तो डबल से भी ज्यादा आ रहा है, इसका तो डबल आ रहा है और इसका डबल से भी ज्यादा आ रहा है। तो फिर साइंटिस्ट के दिमाग में घंटी बजी, उन्होंने सोचा कि इसका मतलब हम कोई ना कोई एक पार्टिकल मिस करके आए हैं पीछे, और वो पार्टिकल कुछ नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई चार्ज वार नहीं है, वो क्या कर रहा है? केवल एटम का मास बढ़ाने का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? केवल एटम का मास बढ़ाने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता, तो जब हमने CRT निकाला, जब हमने CRT और ART निकाला, तो उसमें आना तो चाहिए था वो कहीं, पर वो कहीं आया नहीं। इसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पर उसका कोई मास है, और वो मास प्रोटॉन के मास के इक्वल है। वो मास किसके इक्वल है? प्रोटॉन के मास के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन का मास तो 6 है, पर मास इसका कितना आ रहा है? 12। तो इसका मतलब जितने प्रोटॉन है उतना ही मास का कोई दूसरा पार्टिकल अवेलेबल है। यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, तो 11 और 11 22,
तो इससे जस्ट डबल मास आ रहा है, इसका मतलब हाफ ऑफ जितने प्रोटॉन का मास है उतना ही मास वाला कोई दूसरा पार्टिकल यहाँ पर अवेलेबल है जो इस सोडियम का मास बढ़ा रहा है। तो ये सोच करके उन्होंने एक डिस्कवरी स्टार्ट की। किसने? जेम्स चैडविक ने। तो उन्होंने क्या किया, देखो चैडविक 1932 में डिस्कवर हुआ था न्यूट्रॉन, 1932, इतना लेट, सबसे लेट। बम्बार्ड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल्स, बेरिलियम की शीट के साथ में अल्फा, बेरिलियम की शीट पर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करवा करके बम्बार्ड करवाया गया। बम्बार्ड मीन्स एक ब्लास्ट करवाया गया। न्यूक्लियर रिएक्शन करवाई गई, एक न्यूक्लियस, जहाँ न्यूक्लियस अटैक, जहाँ एक दूसरे जो दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, एक ऐसी रिएक्शन करवाई गई। बेरिलियम लिया गया, देखो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, 4 पे, इसका मास कितना होता है 9। और अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या लिया गया, अल्फा पार्टिकल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस जिनके पास में 2 प्रोटॉन हो, पॉजिटिवली चार्ज आयन जिनके पास में क्या हो, 2 प्रोटॉन हो। तो 2 प्रोटॉन किसके पास होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होंगे, तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो हीलियम अपने 2+ स्टेट में चला जाएगा। तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और उसका जो न्यूक्लियस था उसमें कितने प्रोटॉन थे, 2 प्रोटॉन। तो अभी किसकी तरह बिहेव करेगा, अल्फा रेज या फिर अल्फा पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। इस अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम की शीट के साथ रिएक्ट करवाया गया, तो एक ब्लास्ट हुआ, और जब ब्लास्ट हुआ तो एक नया एटम बना, क्योंकि न्यूक्लियस आपस में जुड़ रहे हैं। और ये कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है बच्चों, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है जो कि केमिकल रिएक्शन से बहुत एक्सप्लोसिव होती है। केमिकल रिएक्शंस तो नॉर्मल रिएक्शंस है, कुछ ही ऐसी है जिनमें हमें कुछ ऊपर नीचे देखने को मिलता है, बट न्यूक्लियर रिएक्शंस आर नॉट सिंपल रिएक्शंस। कोई साधारण रिएक्शंस नहीं है, वो एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम वगैरह बनाने में काम आती है वो रिएक्शंस। तो ये एक रिएक्शन करवाई गई और इस दौरान एक नया एटम बन गया। देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 4 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन। 4 और 2 कितने प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन किसमें होते हैं, कार्बन में। तो कौन बना, कार्बन बना और मास कितना था बेरिलियम का 9 और इस हीलियम का कितना था 4, तो 9 और 4 13, पर कार्बन का मास कितना होता है 12। तो एक मास कहाँ गया, एक मास, भाई सिंपल सी चीज है, वो एक मास किसका था, न्यूट्रॉन का था। यहाँ पर बेरिलियम के पास में 4 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन मतलब 4 न्यूट्रॉन, मतलब ओवरऑल मास 8 होना चाहिए। एक जो मास है वो एक न्यूट्रॉन के ज्यादा होने की वजह से आ रहा है, एक न्यूट्रॉन ज्यादा होने की वजह से आ रहा है। तो यहाँ जब कार्बन बना तो कार्बन तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन रखता है वो, तो एक न्यूट्रॉन निकलेगा। तो वो जो एक न्यूट्रॉन निकलेगा उसे पकड़ा गया। उसे कैसे पकड़ा गया, ये जब रिएक्शन करवाई गई तो इधर एक पैराफिन वैक्स लगा दी गई। क्या लगा दी गई, पैराफिन वैक्स लगाई गई, एक ऐसी वैक्स जिसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स जाकर के स्टक हो जाते हैं। तो जब ये न्यूट्रॉन निकला और जाकर के किस में अटक गया, ये पैराफिन वैक्स में अटक गया, और उस वैक्स में से हमने इस न्यूट्रॉन को निकाला और इसका वजन किया, तो इसका वजन कितना आया, जितना प्रोटॉन का मास था उतना उसका मास आया, इवन उससे थोड़ा सा ज्यादा आया इसका मास। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा आया, पर हम इन दोनों को एक यूनिटी मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की खोज हुई। जल्दी लिख लो, 9 क्यों है, कितने प्रोटॉन है इसके पास में, बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, 4 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, 8 होना चाहिए। 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि 4 न्यूट्रॉन नहीं है, 5 न्यूट्रॉन है। मास कभी भी ज्यादा आता है ना तो प्रोटॉन की वजह से नहीं आता है, मास ज्यादा आता है न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन के नंबर फिक्स नहीं होते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का कितना मास है, 23 मास है, तो उसके पास में 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन का मास 11, हम बोल सकते हैं कि 11 न्यूट्रॉन होंगे। 11 न्यूट्रॉन होंगे तो 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन 22 मास होना चाहिए। तो जो एक मास एक्स्ट्रा है वो किसकी वजह से है, ना प्रोटॉन की वजह से नहीं है, वो किसकी वजह से, एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन की वजह से ही है। वो हाइड्रोजन का मास 1 क्यों है, क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन ही है, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े थे अपन ने, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो जो प्रोटियम है वो ये वाला है, जो एक ये वाला, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है।
तो इसका जो एक मास आ रहा है ना, वो एक मास इसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन की वजह से ही आ रहा है। इसका जो दूसरा वाला आइसोटोप था, ये तो प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है। तो इस ड्यूट्रियम में क्या था, जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। और जो ट्राइटियम है, उसमें क्या है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ऐसे। हो गया क्या? अरे हो गया क्या? जल्दी लिखो तो। तुमने लिख लिया? सो सैड। कहीं पर थोड़ी सी जगह नहीं है ऐसे ऐसे लाइन वाइन खींच के अपन लिख लें? ये क्या है? इतना स्पेस तो है। क्या है वो? ये रफ कॉपी है? तो फिर क्या दिक्कत आ गई जोया? बहाने देखो इनके, शर्म नहीं आई बहाना मारते हुए हैं? बारिश आने दो, इस बार तुम्हारे वो सामने पानी चल रहा था ना, उसमें भाग के आऊंगी तुमको। अब तुम आज कल और खोल लेना। हो गया? तमन्ना, चलो लिखो, लिख लो जल्दी लिख लो। फिर एक स्लाइड और है, उसमें केवल चार्ज वगैरह आप बताए गए हैं। तो इंडिपेंडेंस डे कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हो आज तुम लोग? मैम हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, हमको घर जाना है, ऐसा? Who is truly independent? I think the one who has his own business is truly independent. I think so. What do you mean by I think independence is not a single word. Independence is depend on several things like financial independence, like mental independence, physical independence, and so on. But for me, the independence is, मतलब अगर मैं कंसिडर करना चाहूँ तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में गर्ल्स के लिए। हो गया? देखो, हाँ, दिस इज द लास्ट स्लाइड। ये आप लोगों को याद रखना, ये याद नहीं रखना है, यूनिफाइड मास। देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एब्सोल्यूट चार्ज ये होता है, प्रोटॉन के ऊपर एब्सोल्यूट चार्ज ये होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, केवल साइन अलग है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में, प्रोटॉन का हम पॉजिटिव में लिखते हैं। रिलेटिव चार्ज जो माना जाता है, इलेक्ट्रॉन को -1 माना जाता है, प्रोटॉन के लिए +1 चार्ज माना जाता है। इस चार्ज को रिलेटिव चार्ज, इस वाले चार्ज को हम रिलेटिव चार्ज बोल देते हैं कि इतनी बड़ी हम कैलकुलेशंस वगैरह जब करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को -1 और +1 मान के ही करेंगे, इतना बड़ा सब कुछ हम नहीं लिखेंगे। मास को क्या माना जाता है? इलेक्ट्रॉन के मास को देखो 0 कंसिडर कर रखा है। प्रोटॉन का मास जो है वो
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास को सेम ही लिखा है, पर हालांकि जो न्यूट्रॉन है वो थोड़ा सा भारी होता है, पर सेम सा ही कंसिडर कर रखा है यहाँ पे। और जो यूनिफाइड मास है इनकी वैल्यूज याद मत रखना। देखो अगर हम इसको इस तरीके से यूनिफाइड मास बताते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबली जा रहा है, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन के मास को 0 बता दिया, प्रोटॉन के मास को 1 बता दिया और न्यूट्रॉन के मास को भी 1 बता दिया। ठीक है, ये शायद हाँ होगी, हाँ है।